दोस्तों, अगर आप सबको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी का शीर्षक है डायन बहू। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। विदेश से खूब सारे पैसे कमाकर लौटे बेटे ने जब अपने माँ बाबूजी के कमरे में कदम रखा तो चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। उसकी पत्नी कभी ऐसा भी कर सकती है, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर उसकी पत्नी ने उसकी माँ और उसके पिता के साथ ऐसा क्या किया जो प्रदीप की आंखों में खून के आंसू आ गए। प्रदीप ने बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया था। उसके पिता एक प्राइवेट फर्म में मामूली वॉचमैन थे और माँ एक सीधी साधी गृहिणी। बचपन से ही धन के अभाव के कारण प्रदीप की शिक्षा दीक्षा भी सरकारी स्कूल में ही हुई थी। ट्यूशन कराने के भी पैसे माता पिता के पास नहीं थे, इसीलिए प्रदीप का पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। वह किसी तरह बड़ा होकर कुछ पैसे जोड़कर सऊदी अरब चला गया। एक होटल में वह बर्तन मांजने का काम करता था। खाना वहीं मिल जाता था और वहीं रहने की भी व्यवस्था थी, तो पूरे पैसों की बचत हो जाती थी। वह अच्छे पैसे घर भेजने लगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो गई और एक सुंदर सुशील कन्या से उसका विवाह भी तय हो गया। शीला जब घर आई तो जैसे घर में जान आ गई। उसने प्रदीप को यकीन दिलाया कि वह उनके माता पिता का पूरा ख्याल रखेगी। शीला, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरे माता पिता को तुम अपने माता पिता के समान समझना और उनका ध्यान रखना। हाँ जी, ज़रूर। आज से ये मेरा परिवार है और आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। उसके बाद निश्चिंत होकर प्रदीप विदेश चला गया। कभी कभी वह घर पर फ़ोन करता था, कभी वीडियो कॉल्स भी करता था। उसे लगता था कि उसके माता पिता के स्वभाव में कुछ बदलाव आया है। वो कुछ परेशान, डरे डरे और भयभीत से लगते हैं, पर फिर वह सोचता कि ये उसका वहम होगा। पर आज जब वह अपने माँ बाबूजी के कमरे में घुसा तो सारा माजरा समझ गया। आखिर क्यों उसके माता पिता डरे सहमे रहा करते थे। वो अपने परिवार को अचानक घर पहुंचकर सरप्राइज देना चाहता था, पर यहाँ तो वो खुद सरप्राइज्ड हो गया, बल्कि शॉक्ड रह गया। उसके हाथ से उसके कपड़ों का बैग कब सरक कर गिर गया, उसे होश ही नहीं था। उसकी माँ लोहे की जंजीरों से बंधी कमरे की जमीन पर पड़ी थी। पिताजी भी कुछ दूरी पर जंजीर से बंधे पड़े थे। दोनों ही अर्ध बेहोशी की हालत में थे। कमरा इतना गंदा था कि पूछो ही मत। कॉकरोच, चूहे और मकड़ियों का भंडार लगा था। जहाँ तहाँ खाने पीने का सामान फेंका पड़ा था जो सड़ चुका था। माँ, ये क्या हो गया? आपका ये हाल किसने किया? पिताजी, ये सब क्या है? प्रदीप ने माँ के पास जाकर पूछा तो वह चौंक कर गिड़गिड़ाने लगी। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, प्रदीप को भी नहीं बताएंगे। हमें माफ़ कर दो, उन्हें छोड़ दो, वो अब कभी तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। ये कहकर उसकी माँ चीखने लगी और प्रदीप के पैर पड़ने लगी। माँ, क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। प्रदीप ने अपनी माँ को झकझोरा तो वे चौंक गई और कुछ देर के लिए बेटे को देखकर मुस्कुराईं और फिर बेहोश हो गईं। प्रदीप तो यह देखकर दंग रह गया। शीला उस समय घर पर नहीं थी, वरना वो उससे पूछता कि तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारे माता पिता का अपने माता पिता की तरह ख्याल रखूंगी। क्या यह तरीका है माँ बाप का ख्याल रखने का? पिताजी, आप तो कुछ बताइए। प्रदीप पिताजी के पास पहुंचा और उन्हें झकझोरा तो वो बेहोशी से उठे और वो भी चिल्लाने लगे, अरे राक्षसों, तुम्हें ये घर चाहिए तो ले लो, पर हमें छोड़ दो। हमें मरने से पहले अपने प्रदीप का चेहरा एक बार देख लेने दो। हमें पता होता कि वो बिल्डर इस ईंट गारे के घर के लिए हमारे साथ इतनी घिनौनी चाल चलेगा तो हम उसे मुफ्त में ये घर दे देते। अरे
कम से कम मेरे बेटे की ज़िंदगी में ये राक्षसनी पत्नी बनकर तो नहीं आती। ले लो ये मकान, ये ज़मीन सब ले लो, बस हमें बख्श दो। मैं मजिस्ट्रेट के सामने चुपचाप साइन कर दूंगा। मेरी पत्नी को छोड़ दो, उसका गला मत काटो, वो मर जाएगी। वो भी बस पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। शायद उन दोनों को कोई नशीला पदार्थ दिया गया था। वो लोग प्रदीप को पहचान ही नहीं रहे थे। प्रदीप के पास घर की एक दूसरी चाबी थी, जिसकी सहायता से वह ताला खोलकर अंदर आ गया। उसने तुरंत अपनी माँ और पिताजी को उठाया और ऑटो में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया। उनके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि डॉक्टर को भी नाक बंद करनी पड़ी। क्या हुआ है इन्हें? लगता है जैसे कई दिनों से ढंग से खाना पीना नहीं मिला, कई दिनों से नहाए भी नहीं हैं, और उफ, कपड़ों पर मलमूत्र भी लगा है। क्या किया तुमने इनके साथ? कौन हो तुम? और ये लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? डॉक्टर ने गुस्सा होकर कहा। डॉक्टर, ये मेरे माता पिता हैं। ये बेहोश हो गए थे। मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं इन्हें स्नान कराऊं। प्लीज़ आप पहले चेकअप कर लीजिए, मैं आपको सब कुछ बाद में बताता हूँ। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर चेकअप के लिए तैयार हुआ। प्रदीप शादी के 1 महीने बाद ही दुबई चला गया था और उसके जाते ही बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, सुबह के 9 बज गए हैं। उठ और कुछ नाश्ता बना दे जल्दी से। तेरे ससुर जी भूखे हैं। भूखे हैं तो क्या करूं? मुझे नींद आ रही है, आप खुद बना लीजिए। क्या क्या कहा तूने? आज से पहले तो तूने कभी ऐसे बात नहीं की। पति के जाते ही तेरे तेवर बदल गए। हाँ हाँ, आप दोनों की वजह से मेरा जीना मुहाल हो गया था। सुबह से शाम तक नई नई फरमाइश करते रहते हैं। मैं नौकरानी नहीं हूँ, मालकिन हूँ इस घर की। आज के बाद से आप दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे। इतना कहकर बहू झपट कर पलंग से उठी और बाल पकड़कर सुनीता जी को किचन में लेकर गई। चलिए बर्तन मांजिए, मैं अभी प्रदीप को फ़ोन करती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सास ने कहा तो बहू बोली, हाँ हाँ, प्रदीप को फ़ोन करना है। देखूँ तो आप किन उंगलियों से उसे फ़ोन मिलाती हैं। अरे, वो तो 1 साल बाद यहाँ आएगा और 1 साल में मैं आप दोनों को अपना पालतू जानवर बनाकर रख दूंगी। शीला ने सुनीता जी की उंगली पकड़कर इतनी जोर से मोड़ी कि वो चीख पड़ी। प्रदीप के पिता शैलेंद्र जी ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी गिर तो नहीं गई। वो दौड़कर आए तो देखा बहू उनकी पत्नी के बाल पकड़कर सिंक में उनका सिर डुबो रही थी। बहू, छोड़ उसे, क्या पागल हो गई है? शैलेंद्र जी उसके हाथ से पत्नी को छुड़ाने लगे। हाँ, पागल हो गई हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरी बात न मानी तो मैं और भी ज़्यादा पागल हो जाऊंगी। हे भगवान, ये किस डायन को हम ब्याह लाए? शैलेंद्र जी उसका रौद्र रूप देखकर चौंक गए। सही कहा, डायन ही हूँ मैं। मुझे गरीब, बूढ़े और काले लोगों से सख्त नफरत है, और आप दोनों तो तीनों ही कैटेगरी में आते हैं। आपने अपनी और अपने बेटे की शक्ल देखी है? अरे, कोयला भी इससे ज़्यादा सफ़ेद दिखता होगा। मैंने तो सिर्फ पैसों की खातिर उससे शादी की थी, और 1 साल में मैं जितना पैसा बटोर सकूंगी बटोर कर आप लोगों पर दहेज का मुकदमा लगाकर और भी हर्जाना वसूल करके चली जाऊंगी। इतना कहकर बहू ने सुनीता जी को धक्का देकर शैलेंद्र जी की बाँह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शैलेंद्र जी अपना हाथ नहीं छुड़ा सके। बहू ने उनका भी हाथ मोड़ दिया और कहा, आज से आप दोनों घर के काम करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। अरे डायन, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे पैसे ही चाहिए तो ले ले और दफा हो यहाँ से। छोड़ मेरे बेटे का पीछा। शैलेंद्र जी ने गुस्से से कहा, अभी तुम भिखारियों के पास है ही क्या? अभी तो 1 वर्ष तक तुम्हारा बेटा रियाल कमा कर भेजेगा और तुम दोनों ये मकान मेरे नाम करोगे, तब जाकर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। हम तुझे जेल करा देंगे। शैलेंद्र जी ने कहा, मैं तुम्हें इतना सताऊंगी कि तुम मेरा नाम लेने से भी कांपोगे बुढ़ाऊ। शीला ने पास ही रखा एक डंडा उठाया और शैलेंद्र जी के घुटने पर मारा
वो तुरंत पछाड़ खाकर गिर पड़े। नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, छोड़ दो इन्हें, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये किसी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सुनीता जी अपने पति पर गिरकर रोने लगी। सुनीता, तुम हटो यहाँ से, मैं अभी जाकर पड़ोसियों को इसकी हरकत बताता हूँ। अरे, इस देश में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? शैलेंद्र जी हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वो घिसट कर दरवाजे की तरफ बढ़े, पर इससे पहले ही शीला ने नया नाटक शुरू कर दिया। उसने अपनी कलाई की नस चाकू से काट ली और हाय हाय चिल्लाती हुई बाहर भागी। अरे देखो देखो, मेरे पति के जाते ही सास ससुर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, मेरी कलाई काट दी। किसी तरह बुढ़ऊ को धक्का मारकर बाहर आ गई, वरना मेरी जान ही ले लेते। नई आई बहू की कलाई से बहते खून को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि जरूर सास ससुर उस पर अत्याचार कर रहे हैं। सारा मोहल्ला शैलेंद्र जी और सुनीता जी पर थू थू करने लगा। शैलेंद्र जी के टूटे घुटने का हाल किसी ने नहीं पूछा। कुछ लोग तो पुलिस को कॉल लगाना चाहते थे, पर शीला ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पति अपने माता पिता को मेरे भरोसे पर छोड़ कर गए हैं। इन्हें जेल हो गई तो मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे तो लगता है कि इनका दिमाग कुछ खराब हो गया है। कभी कभी इन दोनों पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैं इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। बेटी, तुम कितनी समझदार हो। भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे, कुछ दिन पहले तो प्रदीप के माता पिता बहू की तारीफ करते न थकते थे, पर बेटे के जाते ही ऐसे रंग बदल लिया। एक पड़ोसी ने कहा। रोती बिलखती शीला को तुरंत सभी हॉस्पिटल लेकर भागे। मोहल्ले वालों ने तो दोनों पति पत्नी को घर में बंद कर दिया ताकि वो किसी और पर हमला न कर दें। उन्होंने कितनी आसानी से शीला की बात पर भरोसा कर लिया कि दोनों पति पत्नी पागल हैं। जब अपनी कलाई पर पट्टी बंधवाकर शीला लौटी तो उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। देखा आप दोनों ने कि मैं क्या कर सकती हूँ। नई नवेली बहू जो अपना घर छोड़कर आपके घर में रहने आई है, जिसका पति भी बहुत दूर है, काम की तलाश में गया है, लोग उसका विश्वास करेंगे कि आप दोनों का? आप दो हैं और मैं अकेली बेचारी। मैं नाजुक स्त्री हूँ और पापा जी, आप तो ताकतवर मर्द हैं ना। आप दोनों मुझे सता सकते हैं, पर मैं बेचारी कैसे आपको सता सकती हूँ? कुटिलता से हंसते हुए शीला ने कहा। हमारा बेटा तो हमारी बात पर विश्वास करेगा ही। वो जरूर वीडियो कॉल करेगा, तब मैं उसे सब बता दूंगा। शैलेंद्र जी को अभी भी आशा की किरण दिखाई दे रही थी। फिर वही बात, कितनी बार समझाया है कि आप किसी से मेरे बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पर लगता है आप दोनों को अभी भी अकल नहीं आई। रुकिए, अभी बताती हूँ। शीला ने अपने भाई और अपने पिता को घर बुला लिया। पापा, ये बुढ़ऊ किसी कीमत पर सुधरने को तैयार नहीं है, तो चलो कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिसके बाद ये तुम्हारी बात वैसे ही मानेगा जैसे कोई कठपुतली अपने संचालक की बात मानती है। शीला के भाई और पिता ने अपने बैग से जाने कौन कौन से उपकरण निकाले और दोनों पति पत्नी को जबरन उनके बिस्तर से बांध दिया। फिर उन्हें करंट दिया जाने लगा, जैसे पागलों को दिया जाता है। करंट के कुछ झटके खाकर दोनों बेहोश हो गए। जब होश आया तब भी दिमाग शून्य था। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। कभी वो लोग उन पर डंडे बरसाते, कभी करंट लगाते, तो कभी शरीर पर जगह जगह जला देते और बस यही कहते कि यह घर हमारे नाम कर दो। और शैलेंद्र जी किसी कीमत पर अपने पुरखों का मकान उन्हें नहीं देना चाहते थे। एक दिन प्रदीप की वीडियो कॉल आई। सुन बे ससुरे, अगर तूने प्रदीप के सामने हमारे बारे में कुछ भी कहा ना, तो तेरी बीवी की गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। शीला के भाई प्रताप ने दांत पीसते हुए कहा और सुनीता जी की गर्दन पर छुरी रख दी। शीला, कैसी हो? प्रदीप से शीला ने वीडियो चैट शुरू कर दी। सुनीता जी तो बेचारी चुप थीं, पर शैलेंद्र जी के मुंह में जबरदस्ती कपड़ा ठूंसा गया था कि कहीं वो कुछ गड़बड़ न कर दें। मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
ओहो, कितने दुबले हो गए हैं। क्या वहाँ ढंग से खाना नहीं मिलता? अरे, यहाँ तो बहुत बढ़िया खाना मिलता है। तुम चिंता मत करो, मैं 2-4 किलो वजन बढ़ा कर ही आऊँगा। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 3,000 रियाल डाल दिए हैं। करीब 67,000 रुपये होंगे। यहाँ मुझे एक कार की कंपनी में मैकेनिक का काम मिल गया है। अब होटल का काम छोड़ दिया है। कुछ स्किल्स सीखूंगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम बस मेरी माँ और पिताजी का ख्याल रखना और मैं तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश कर दूंगा। हटो जी, क्या मैं पैसों की भूखी हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ सूखी रोटी खाकर भी खुश रहती। पर सच कहती हूँ, तुम्हारे बिना तो घर काटने को दौड़ता है। बड़ी अदा से शीला ने कहा। मैं जानता हूँ शीला कि तुम्हें कैसा लगता होगा। शादी के 1 महीने बाद ही पति सारी जिम्मेदारियां छोड़कर विदेश में बस जाए तो नई नवेली दुल्हन के दिल पर क्या बीतेगी। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं खूब सारे पैसे कमाकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा। मैं अपने बच्चों को वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिली। उन्हें मेरी तरह रबड़ी मलाई के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अच्छा, माँ कहाँ है? माँ जी तो दोपहर का भोजन करने के बाद आराम कर रही हैं। रुकिए, जगाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, सोने दो उन्हें, मैं कल बात कर लूँगा। इतनी देर में प्रताप ने सुनीता जी को समझा दिया कि उन्हें कैमरे के सामने कैसे पेश आना है। अरे लो, माँ जी आ गईं, बात करो अपनी माँ से। प्यार से सुनीता जी का हाथ पकड़कर बहू ने उन्हें कैमरे के सामने कर दिया। माँ, कैसी हो? बहू तुम्हारा ख्याल रख रही है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बहू बहुत अच्छी है, डरते डरते सुनीता जी ने कहा। शीला के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं माँ। अपने और पिताजी के घुटनों के दर्द का इलाज करा लेना। पैसों की चिंता मत करना। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। पापा कहाँ हैं? उनके घुटनों में बहुत दर्द है, तो फ़ोन उनके पास लेकर चली जाओ। मुझे बाबूजी से हालचाल लेना है। लंगड़ाते हुए सुनीता जी फ़ोन लेकर बढ़ीं तो बहू ने कहा, माँ जी आप बैठिए, मैं ले जाती हूँ। आपके घुटनों में भी तो बहुत दर्द है। जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ हुआ तो प्रताप ने सुनीता जी को गिरफ्त में ले लिया। बेचारे शैलेंद्र जी पत्नी को बचाएं या बेटे को सच्चाई बताएं। आखिर पत्नी की जान बचाने का निर्णय लिया। पिताजी, कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर खुश हो गया बच्चे, वरना तो जीवन बोझ हो गया था। अचानक उनका गला भर आया तो बहू ने पीछे से उन्हें गले लगा लिया और कंधे पर सिर रखकर बोली, पापा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, वरना मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगी। प्रदीप को यह प्यार भरा वाक्य लग रहा था, पर यह धमकी थी कि अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। बहू का लिपटना शैलेंद्र जी को बहुत अखर रहा था, जैसे कोई नागिन उनसे लिपटी हो। जल्दी से उन्होंने बेटे से बात खत्म की। अच्छा बेटा, मैं आराम करना चाहता हूँ। बहू को झिटक कर वो अलग खड़े हो गए। हाँ बाबूजी, आप जाइए, मुझे शीला से कुछ और बात करनी है। आप दोनों आराम कीजिए। प्रदीप को पता ही नहीं चला कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है। उसके माता पिता को नशीले इंजेक्शन दिए जाते, करंट के झटके दिए जाते और भूखा प्यासा रखा जाता। उन्हें लोहे की बेड़ियों से बांधकर खाना उनसे इतनी दूर रखा होता कि वो किसी भी कीमत पर उस तक पहुंच ही न सकते थे। उनकी आंखों के सामने कीड़े मकोड़े खाना खाते और वो लोग बस आंसू बहाया करते थे। ये लो, इन कागजात पर तुम दोनों दस्तखत कर दो। बहू के पिता ने गुर्राते हुए कहा। ये क्या है? शैलेंद्र जी ने पूछा। वो मजबूत बने रहने की कोशिश करते थे ताकि सुनीता जी हिम्मत न हार जाएं। शीला के पिता ने कहा, ये ज़मीन जायदाद के कागजात हैं। इसके जरिए तुम अपनी सारी चल अचल संपत्ति, जिसमें सिर्फ तुम्हारा ये टूटा फूटा घर ही शामिल है, वो मेरी बेटी के नाम कर दोगे। यहाँ तो तुम हमें प्रताड़ित करके दस्तखत करवा लोगे, पर मजिस्ट्रेट के सामने हमें कैसे चुप करा पाओगे? शैलेंद्र जी ने कहा। पापा जी, आप क्यों नहीं समझते?
देखा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। अभी भी हमें धमकी दे रहे हैं, शीला ने कहा। मैं बताता हूँ बुढ़ऊ इसे कि कैसे हम ये काम करवाएंगे। सुन, एक ऐसी नशीली दवा आती है जिसे इंजेक्शन में डालकर लगाने से सामने वाले के कान में जो भी बोलो वो बस वही करता है। तो हम तुम दोनों को वही दवा देंगे जिससे तुम लोग किसी कठपुतली की तरह हमारी सब बात मानोगे। फिर मकान बेचकर हम किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। तुम लोग नहीं जानते कि इस मकान की हमें क्या कीमत मिल रही है। घरौंदा बिल्डर्स के मालिक संजीव चौधरी को जानते हो? प्रताप ने पूछा। अचानक शैलेंद्र जी को याद आया, 1 वर्ष पूर्व संजीव चौधरी के नाम के बिल्डर ने उनके घर के आसपास की ज़मीन खरीद ली थी और वह शैलेंद्र जी का घर भी उसी ऊंची कीमत पर खरीद रहा था, क्योंकि यह ज़मीन भी अगर उसके प्रोजेक्ट में जुड़ जाती तो उसके प्रोजेक्ट की कीमत बहुत बढ़ जाती। वह मुँह मांगी कीमत देने को तैयार था, पर शैलेंद्र जी अपने पुरखों का मकान और ज़मीन बेचना नहीं चाहते थे, तो साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बहुत गरीबी देखी पर ये घर और ज़मीन न बिकने दी। आज इन लुटेरों के हाथ कैसे सौंप दें? संजीव चौधरी, वो तो 1 वर्ष पूर्व ये मकान खरीदना चाहता था, शैलेंद्र जी ने याद करते हुए कहा। हाँ, उसी के कहने पर तो हम ये सब कर रहे हैं। हमारा तो काम ही यही है। न ये शीला है, न मैं प्रताप, न ये हमारे पिताजी हैं। हम तो एक शहर से दूसरे शहर लोगों को लूटने का काम करते हैं। एक परिवार के रूप में हम पहले तो किसी परिवार से रिश्ता जोड़ते हैं। कभी मेरी बहन किसी की पत्नी बनती है तो कभी मैं किसी का पति, और फिर हम उन्हें जितना लूट सकते हैं लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। हम तो तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति खुद कितनी खराब है। पर जब संजीव चौधरी का ऑफर पता चला तो हमारे होश उड़ गए। इतना पैसा तो हमने आज तक नहीं कमाया था। आज 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे बेटे ने भी हमारे अकाउंट में बहुत रुपए जमा कर दिए हैं और अब बस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन हो जाएं तो हम चलते हैं। तुम लोग कितने नीच और पापी हो, कैसे किसी की भावनाओं से ऐसे खेल सकते हो? भगवान से डरो, जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। आज बबूल का एक बीज बोओगे तो कल सैकड़ों कांटे तुम्हें छलनी कर देंगे, सुनीता जी ने कहा। हे भगवान, ऐसा होता है क्या? आपने तो हमें डरा ही दिया माँ जी। हे भगवान, हमें क्षमा करना, शीला ने ओवर एक्टिंग करते हुए कहा और एक चांटा उनके गाल पर रसीद दिया। उसके पिता और भाई, यानी जो उसके पिता और भाई का किरदार निभा रहे थे, वो लोग हंसने लगे। चलो बहन, हम चलकर उस बिल्डर से बात करते हैं, उससे मकान की कीमत कुछ और बढ़ाने की बात करते हैं। सुनीता जी और शैलेंद्र जी को लोहे की जंजीरों से बांधकर वो लोग तुरंत ताला लगाकर चले गए। इसी बीच प्रदीप, जो 1 साल बाद घर आने वाला था, वो किसी ऑफिशियल काम के चलते जल्दी भारत आ गया, तो सोचा कि चलो घर वालों से भी मुलाकात कर लेते हैं। चूँकि वो घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए शीला को भी कुछ नहीं बताया। और यहाँ आकर जब उसने अपने माता पिता को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा तो उसका दिमाग चकरा गया। वह माता पिता को अस्पताल में भर्ती कर तुरंत पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने गया। उसे सारा माजरा अब समझ आ चुका था। एक बिल्डर 1 वर्ष पूर्व उनका मकान खरीदना चाहता था। शायद ये सब उसकी चाल थी। छी, कोई ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना भी गिर सकता है क्या? कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। अरे, पैसा तो चोरी हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर क्या वो बिल्डर प्रदीप के मृत माता के शरीर में प्राण डाल सकता है? उफ, कितना मानसिक तनाव झेलना पड़ा होगा उन्हें। प्रदीप यही सब सोच रहा था। पुलिस ने अब उनके घर छापा मारा तो प्रदीप की पत्नी और उसका नकली परिवार चुपचाप सब कुछ समेट कर वहाँ से भाग चुके थे। उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया होगा, पर जल्दी ही उन्हें बस स्टैंड पर पकड़ लिया गया। उन्हें तो सज़ा हो गई और बिल्डर पर भी मुकदमा चला।
उसने आसपास की ज़मीन भी इसी प्रकार लोगों से ज़बरदस्ती खरीदी थी, तो उसे भी जेल जाना पड़ा। कानूनन इंसाफ तो मिल गया, पर क्या इस घटना के बाद प्रदीप के माता पिता वापस से अपनी वही साधारण जिंदगी जी सकेंगे? क्या विवाह के ऐसे कटु अनुभव के बाद खुद प्रदीप दोबारा विवाह के विषय में कभी सोच भी सकेगा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका धन्यवाद।